आज प्रारंभ करते हैं मानव इतिहास की आरंभिक कहानी, जहाँ से हम सब प्रारंभ किए अपनी जीवन यात्रा और आज इस आधुनिक युग तक पहुँचे हैं। सबसे पहले मनुष्य के प्रारंभिक युग की बात करें तो हम सब पहले से भी पढ़ते पढ़ाते आए हैं, जानते आए हैं कि मनुष्य प्रकृति के अनुकूल हमेशा रहा है और प्रकृति में ही विचरण करता रहा। प्रकृति से जो मिला उसे ही अपना आहार बनाया और प्रकृति में जो बना है उसी को अपने आवास के रूप में लिया और उसमें कुछ भी कृत्रिमता नहीं की। प्राकृतिक आवास, आखेट करके, शिकार करके मांस का इंतज़ाम करना और मांस को कच्चे ही खा लेना, कहीं भी पहाड़ पर मैदान में सो जाना, जल के पास रहने के लिए विशेष रूप से उनका ध्यान था, क्योंकि जल एक आवश्यक तत्व है, बिना उसके नहीं रहा जा सकता। कहीं भी हो आदमी, पानी की आवश्यकता होती ही है। इसीलिए ज़्यादातर हमारी संस्कृतियाँ नदियों के तट पर विकसित हुई। तो मानव इतिहास हम प्रारंभिक देखते हैं। अगर हम कहें कि इतिहास के रूप में, तो भारत के मानव के प्रारंभिक जीवाश्म लगभग 50 लाख वर्ष पुराने तक मिलते हैं और मानव के पदचिन्ह लगभग 30-40 लाख वर्ष पुराने हैं। ये पदचिन्ह फसिल्स पर बने हैं, पहाड़ों पर बने हैं। कई जगह ऐसे पदचिन्ह आते हैं, उनकी डेटिंग अलग अलग हो सकती है। तो यह पुराने हैं और मानव उपकरण जो मिले वह भी लगभग 15 लाख वर्ष पहले बोरी नामक स्थान से, महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्राप्त हुआ और ये सबसे पहले माना जाता है। ये बिगेस्ट फुटप्रिंट आप देख सकते हैं नीचे के चित्र में। मैंने फ़ोटो लिया है अखबार से और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने लंबे होते रहे होंगे। एक अंदाज के अनुसार लगभग 17 फीट औसत इनकी लंबाई थी। आज के दिन में हम 5 फीट 6 इंच के लगभग औसत हमारा हाइट है। इनका वज़न लगभग 4 कुंटल यानी 400 किलोग्राम के लगभग था और ये जहाँ रहते थे, इनके रहने का जो शेल्टर था वो लगभग 50 मीटर ऊंचा था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये कितने लंबे चौड़े कैसे थे और ये पत्थरों का उपयोग करते थे अपने औजार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शिकार के लिए। ये उस युग की एक काल्पनिक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। हम बात करें, यहाँ पर 4 हिमयुग आते हैं प्रति नूतन काल में। कहते हैं 4 हिमयुग आते हैं, 3 अंतर हिमयुग आते हैं और सब अलग अलग। हिमयुग है कि पूरा पृथ्वी आच्छादित हो गई, बर्फ़ से ढक गई, इतना अधिक ढक गई कि लगभग जीवों का रहना मुश्किल हो जाए, लगभग समाप्त प्राय हो जाए। तो वह एक हिमयुग हुआ। फिर उसके बाद हिमयुग ख़त्म होता है, धीरे धीरे बर्फ़ गल जाती है, उसको हम कहते हैं अंतर हिमयुग। फिर इसके बाद वही स्थिति हो जाती है हिमयुग की। और ये कहते हैं 4 बार ऐसा भारत में हुआ कि 4 बार हिमयुग चला और फिर इसके बाद वो हिम धीरे धीरे, यानी जो हिम है, बर्फ़ है, वो धीरे धीरे गल करके और अंतर हिमयुग चालू हो जाता है। आजकल जो हम लोगों की स्थिति चल रही है, होलोसीन माना जाता है कि हम लोग सर्वनूतन काल में जी रहे हैं, चौथे हिमकाल, और उसके सर्वनूतन काल तक हम पहुंच चुके हैं, होलोसीन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और ये हिमयुग जब आए तो उत्तर भारत के हिमयुग और दक्षिण भारत में हिमयुग में अंतर होता था। उत्तर भारत में हिमयुग ज़्यादा अधिक बर्फ़ वाला होता था, दक्षिण में शुष्क होता था और स्वाभाविक रूप से उस समय लोग यायावर का जीवन जीते थे।
आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, जहाँ इन्हें शिकार मिल जाए, जहाँ इनका पानी मिल जाए, वहीं ये अपना रह लेते थे। इनका कोई अस्थाई जीवन नहीं था, अस्थाई मकान नहीं था, अस्थाई इनके कपड़े नहीं थे, इनके पास कोई व्यवस्था अस्थाई नहीं थी, बस चलते रहे। ये प्रागैतिहासिक जीवन कहलाता है हमारा। जो ये स्थिति है, पुराने से पुराने जो युग है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक जीवन कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जब तक हम पत्थरों का प्रयोग करते रहे, प्रकृति से ही हम जुड़े रहे, केवल प्रकृति की चीज़ों को लिया और प्रकृति से ही अपने को विलीन किया, तो वहाँ तक हम प्रकृति को देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम ये थोड़ा थोड़ा लिखना चालू करते हैं, अभी साहित्य नहीं था, लिखना चालू करते हैं, तो इसे आद्य इतिहास कहा जाता है। और इस इतिहास में सामान्य तौर पर लेखन कला आरंभ हो जाती है, लेकिन अभी साहित्य नहीं है। और जब साहित्य की शुरुआत हो जाती है, तब हम कह देते हैं कि अब हमारा इतिहास चालू हो जाता है। उस युग के कुछ हम चॉपर चॉपिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों को औजार दिखाने को रहे। ये हैंड एक्स कहलाते हैं, हाथ से लिए गए कुल्हाड़ी की तरह काम करते हैं। इनको ध्यान से देखिए, ये कुल्हाड़ी कैसे काम करते रहे होंगे, और इनके बनाने के ढंग को देखें तो इसे नुकीले भी बना दिया, चौड़े भी बनाए, तो जिस तरह से भी इनको कटिंग करनी है वो आराम से कटिंग कर लेते थे, किसी भी चीज़ की आराम से बना लेते थे। ये जो पैलियो हम कहते हैं, पैलियोलिथिक एज, पाषाण काल, वास्तव में ये पाषाण युग हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया और अंग्रेज़ों ने अपने ढंग से इसका नाम दिया। उनके यूनानी लिपि थी और उन्होंने पहले शुरुआत में जो इसका नाम दिया वो यूरोपीय भाषा, संस्कृति और वहाँ के उपकरणों के आधार पर। तो यहाँ भी इन्होंने पैलियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। पैलियो और पाषाण के लिथिक, पैलियो का मतलब प्राचीन, पैलियो यानी प्राचीन, लिथिक मतलब पाषाण। प्राचीन कालीन पाषाण युग के लिए पैलियोलिथिक एज कहा जाने लगा। और पाषाणकालीन जो टूल्स थे, उपकरण थे, उन्हें पाषाणकालीन उपकरण कह दिया गया। सीधी सीधी उस काल के जीवन को पत्थरों के औजारों के आधार पर हम कालक्रम का निर्धारण करते हैं कि वह पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस रूप में हम कहते हैं कि पत्थर के उपकरण का प्रयोग करने वाले पैलियोलिथिक लोग थे। और फिर उसी में हमने जब थोड़ा छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगे, तो उसके मध्य के लिए हमने मध्य पाषाण काल शब्द प्रयोग किया। उसके लिए मेसो शब्द वो लोग प्रयोग करते थे, मेसोलिथिक, मध्यकालीन पाषाण, तो मेसोलिथिक शब्द नाम दे दिया। और फिर नए के लिए इन्होंने नियो शब्द यूज किया, तो नियोलिथिक शब्द आ गया। तो पैलियोलिथिक यानी प्राचीन पाषाण, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण, नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल कहा गया। पाषाण उपकरणों के आधार पर इनके युग का निर्माण कर लिया और अब 3 हमारे पास पाषाणकालीन एज निर्धारित कर दिया गया। ये पत्थरों के औजार हैं, इनको भी देख सकते हैं। तरह तरह के औजारों का प्रयोग किया जा रहा था, इसको जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं वही जो मानव आपने देखा था, ये मानव कराल मन्ना पलक्कड़ केरल से प्राप्त हुआ व्यक्ति है। ये जो यही मानव मैंने दिखाया था, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य दिखाई देता है, इस मनुष्य का पैर का जो निशान है, ये है पलक्कड़ केरल। वहाँ पर भी पलक्कड़ ज़िले में भी कराल मन्ना नामक स्थान पर, और उसी आधार पर माना गया कि जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया था कि उसकी लंबाई 17 फीट तक, वज़न 400 किलो तक, निवास लगभग 50 मीटर की गुफा के जैसे रही होगी, ऐसी कल्पनाएं की जाती हैं। हम मनुष्य के इसके आकृति को देखने की कोशिश करते हैं। एक आकृति बनाने की कोशिश किया है पुरातत्वविदों ने कि उस काल के लोग कैसे रहे होंगे। उनके खोपड़ी का चित्र बनाए हैं कि ये इस तरह से दिखाई देते रहे होंगे। इसमें इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ
इनके दांतों की बनावट, इनके और भी अंगों की बनावट को आप देख करके जान सकते हैं। तो ये हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं इनके साइट्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर ये पाषाण उपकरण दिखाई देते हैं। अगर मोटी मोटी बातें करें तो सामान्य तौर पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह हमारे पास इस तरह के चित्रण मिल जाते हैं, इस तरह के पत्थर के औजार मिल जाते हैं जो प्राचीन काल के मनुष्यों ने उपयोग में लाए हैं। सबसे पहले इसको हम कहें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 13 मई 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने मद्रास के निकट पल्लावरम से लेटराइट के जमाव से 2 क्लीवर प्राप्त किए। ये क्लीवर मतलब ये पत्थर के उपकरण प्राप्त किए। 2 पत्थर के उपकरण इनको प्राप्त हुआ कब? 1863 ईस्वी में मद्रास के। इसीलिए उस एरिया में जब बाद में भी मिलने लगते हैं पत्थर तो उनको पहले यहाँ मिला था, इसलिए मद्रास कल्चर नाम डाल देते हैं। उन्होंने आगे फिर ढूंढना चालू किया तो ये धीरे धीरे 43 वर्षों में गुजरात, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पूरा देश यानी गुजरात से बिहार तक, राजस्थान से तमिलनाडु तक सब जगह पर इस तरह पत्थर के उपकरण मिल गए। 1867 ईस्वी में ब्लेनफोर्ड ने भारत में मानव जाति को कहा कि यह यूरोपियनों से पहले निवास करते थे। ये अपने गर्व की बात है कि इन्होंने खुद इस तरह की बात स्वीकार कर लिया। ब्लेनफोर्ड ने घोषणा की कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले ही निवास करती थी। यह एक बहुत बड़ी बात है और भारतीयों की प्राचीनता वो यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। 1830 तक यूरोपीय उपकरणों के नाम पर भारत के उपकरणों के नाम दिए जा रहे थे और 1930 लगभग 100 वर्ष बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर MC वर्किट ने आंध्र तमिलनाडु के उपकरणों को 4 भागों में बांट दिया। जो बहुत सारे उपकरण मिले उन्हें कहा कि 4 तरह के ही उपकरणों के छोटे बड़े स्वरूप हैं। एक तो हस्तकुल्हाड़ी या हैंड एक्स और क्लीवर के रूप में है, दूसरे फ्लैक या फलक के रूप में, तीसरे स्क्रैबर ब्लेड या ब्यूरिन के रूप में जिसे हम छिलनी कह दें, इस तरह के उपकरण हैं, और चौथे लघु पाषाण उपकरण हैं। 4 तरह के उपकरण भारत में प्राप्त होते हैं। ये है 1930 में कहा गया। एक हस्तकुल्हाड़ी या क्लीवर, दूसरा फलक उपकरण, तीसरा स्क्रैपर ब्लेड ब्यूरिन, चौथा लघु पाषाण उपकरण। 1930 के 5 वर्ष बाद हेलमुथ डी टेरा और पेटरसन ने सोहन घाटी में कुछ उपकरणों को पाया। सोहन घाटी पड़ता है, सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी और ये पंजाब में बहती थी। तो पंजाब के इस नदी के तट पर जो उपकरण मिले उनको इन्होंने हेलमुथ डी टेरा ने 5 भागों में बांट दिया। इन्हें अंतराल के रूप में बांटा। द्वितीय अंतर हिमयुगीन पहला भाग, दूसरा तृतीय अंतर हिमयुगीन, तीसरा पहला द्वितीय अंतर हिमयुगीन, दूसरा तृतीय अंतर हिमयुग कालीन, फिर तीसरे में अंतर हिमयुगीन तीसरा आ जाएगा, और फिर चौथा हिमकाल, और फिर 5वां आज जो सर्वनूतन काल है। इन 5 भागों में पाषाण उपकरणों को बांटा। द्वितीय अंतर हिमयुगीन, तृतीय हिमयुगीन, तीसरा तृतीय अंतर हिमयुग, चौथा हिमकाल और 5वां सर्वनूतन काल या होलोसीन। तो इस तरह से इन्होंने बांट दिया। फिर इसके बाद पिछले 50-60 सालों में बहुत सारे हमारे रिसर्च हुए, बहुत सारे शोध अनुसंधान हुए भारतीयों ने किया अपने स्वतंत्र होने के बाद। इसमें HD संकालिया, सुब्बा राव, कृष्णा स्वामी, गार्डन, सेन, GR शर्मा, BN मिश्रा, PC पंत, राधाकांत वर्मा, प्रोफेसर बिदला जायसवाल और डेक्कन कॉलेज पूना, इन सब ने बहुत सारे काम किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय
ने टोंस नदी के सहायक बेलन घाटी में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोगों ने बिहार और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सोन घाटी में इस तरह के बहुत सारे पाषाण उपकरण प्राप्त किए। और इन उपकरणों को फिर इन लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। एक पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। और इनको भी 3-3 भागों में बांटा, यानी पुरा, मध्य और नव पाषाण काल जो 3 भाग में थे, इनको भी 3 भाग में बांट दिया। पुरा पाषाण काल को 3 भाग में किया, उसमें निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इस तरह से पुरा पाषाण काल भी 3 भाग में बट गया। उसमें भी जो बहुत बड़े बड़े औजार थे उनके सबसे पहले कर लिया निम्न पुरा पाषाण में। उससे छोटे जो थोड़े से औजार आए, थोड़ा सॉफ्ट आए, अच्छे आए, उनको मध्य पुरा पाषाण काल में। और जो सबसे अच्छे पाषाण उपकरण आ गए उनको उच्च पुरा पाषाण काल कहा गया। फिर मध्य पाषाण काल को भी ऐसे ही 3 भाग में बांट दिया गया, निम्न, मध्य और उच्च में, और नवपाषाण काल को। तो इस तरह से पाषाण उपकरणों को बांट दिया गया और उनके आधार पर पाषाणकालीन मानव के जीवन के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं। आज इतना ही रखेंगे, आगे फिर करेंगे। धन्यवाद।